एवरीवन, वेलकम टू ऑन टिप्स केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड कंडीशन व्हेन पाथ फंक्शन बिकम स्टेट फंक्शन. So in this video we'll discuss about state of a system, state variables, reversible process, irreversible processes, intensive property and extensive property. So let us start. व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में देखा है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम यहाँ पर वो नहीं होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है. स्टेट ऑफ अ सिस्टम इम्प्लाइज अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज. जो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की कुछ ना एक वैल्यू होगी, उन्हीं को वैसे हम लोग यहाँ पर कंडीशन बोल रहे हैं, और उस कंडीशन में सिस्टम की क्या कंडीशन होगी उसको स्टेट बोल रहे हैं. ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ आ चुका है. और जो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके चेंज करने से हमारे सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स. ओके, मान लीजिए हमारा सिस्टम का प्रेशर था, वॉल्यूम भी था कुछ एंड टेम्परेचर भी था कुछ. उसके बाद हम लोगों ने किसी प्रोसेस से प्रेशर भी चेंज कर दिया, वॉल्यूम भी चेंज कर दिया और टेम्परेचर भी चेंज कर दिया. या फिर इनमें से एक भी चीज़ चेंज हो जाए तो हम यही बोलेंगे कि उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है. ओके, पर मैंने यहाँ पर तीनों को चेंज किया है. ओके, सो यहाँ पर एक स्टेट है सिस्टम की एंड हम लोगों ने प्रोसेस किया और ये सारी कंडीशंस चेंज हो गई या फिर उनमें से एक भी चेंज हो गई तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया. तो जिनके चेंज होने से सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाए उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स. हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के स्टेट वेरिएबल्स हैं: कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. उनमें से जो कंपोजिशन है, अगर हम लोग सिस्टम ऐसा ले ले जो कि क्या हो, होमोजीनियस हो एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल सब्सटेंस, तो कंपोजिशन फिक्स हो जाएगी. तो हम लोगों को कंपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बाकी हमारे पास 3 मेन क्या बचे, स्टेट वेरिएबल्स बचे: प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. उनमें से भी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर पर और टेम्परेचर पर. तो जो ये स्टेट वेरिएबल्स हैं ये 2 टाइप के हो जाते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करेगी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन है? प्रेशर एंड टेम्परेचर. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वॉल्यूम. वॉल्यूम की कहीं ना कहीं वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर की वैल्यू पर एंड टेम्परेचर की वैल्यू पर. एज वी नो, PV = nRT. ये होता है आइडियल गैस के लिए एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. आई होप आप लोगों को ये मालूम है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को. अब देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, एक कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ n मोल्स ऑफ गैस लिए हैं. ओके, और ये है पिस्टन विच इज़ फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस. हम लोगों ने उसके ऊपर रखे हैं कुछ वेट्स. ये जो ब्लू पेन से यहाँ पर बनाए हैं ये हैं वेट्स. अब जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटेनर पर क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर. उसको डेजिग्नेट किया है P इंटरनल से. एंड जो हमारे वेट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं गैस के ऊपर. इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं P एक्सटर्नल से. अब देखिए इनके डायरेक्शंस देखते हैं. P इंटरनल की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब इधर भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर और पिस्टन के ऊपर भी एक्सर्ट कर रहा है. दिस इज P इंटरनल की डायरेक्शन. एंड P एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स है. ठीक है, P एक्सटर्नल की डायरेक्शन शो कर रहे हैं यहाँ से. ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक तरीके से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया इनके बीच में. क्या आ चुका है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है. मीन्स दोनों जगह पर प्रेशर सेम हो जाएगा. P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल आर सेम.
तो ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वैसे मोर एक्यूरेटली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल आर सेम, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल डू नॉट चेंज, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों जगह सेम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो चेंज ना हो दोनों साइड से। ओके, सो पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल चेंज नहीं होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा इनके बीच में, एंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है पिस्टन के बीच में एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा गैस एक्सपैंड करे, ओके, गैस को एक्सपैंड कराना है। अब गैस कैसे एक्सपैंड करेगा, मतलब पी इंटरनल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी हमें, लेकिन हम लोग पी इंटरनल की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, हमें नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे या तो, पर वो तो नहीं कर सकते हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेट्स को हटाना पड़ेगा। हम लोग पी एक्सटर्नल को कम करके भी तो यहाँ से गैस की एक्सपेंशन करा सकते हैं। जैसे ही हम लोग वेट्स को उठाएंगे तो वॉल्यूम रेज हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम, मान लीजिए हम लोगों ने वेट्स को उठाया और पिस्टन यहाँ पर आ गया, अब क्या हो गया, गैस का एक्सपेंशन हो गया, है ना। सो अब हम क्या करने वाले हैं, वेट्स को उठाने वाले हैं। अब वेट्स को उठाने का दो तरीके हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2। पाथ 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या ये कर सकते हैं कि जो सारे के सारे हमारे वेट्स हैं, वेट्स को हम लोग सबको एक साथ उठा सकते हैं। या तो हम लोग क्या करें कि सभी के सभी वेट्स को एक साथ उठा लें, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम 1 बाय 1 सभी वेट्स को उठाएं। ओके, हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम लोगों को वेट्स को या तो सबको एक साथ उठा लेना है, या फिर एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके वेट्स को कम करेंगे। सो अगर हम लोग सभी वेट्स को एक साथ उठाएंगे तो जो हमारे पास पहले वॉल्यूम थी V1, एकदम से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। तो गैस को और जो हमारा पी एक्सटर्नल है, इसको, इन सबको मौका ही नहीं मिलेगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो ये स्टेप तो क्या हो जाएंगे, ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। मतलब हम ओरिजिनल कंडीशन पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। और अगर हम लोग क्या करते हैं, आराम आराम से एक एक करके सभी वेट्स को उठा रहे हैं, तो ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे जब उठाएंगे, मान लीजिए हम लोगों ने फर्स्ट वेट को पहले उठाया, तो फटाफट क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब हम उठाएंगे फिर से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मतलब अगर हम उस वेट को वापस रख दें, यहाँ पर अगर हम उस वेट को वापस रख देते हैं तो वापस से हम लोग पहले वाली कंडीशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि हम लोग पहले वाली कंडीशन पर आ सकते हैं अगर हम लोग वेट वापस से रखते हैं, पर यहाँ पर अगर हम लोग वेट वापस से रख देंगे तो हम लोग पहले वाली कंडीशन पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें क्या करना पड़ रहा है, गैस को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है एक्सपेंशन के लिए, है ना। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गैस से, या फिर हम लोग कह रहे सिस्टम से ज़्यादा क्या करें, मेहनत कराएं, या फिर कह लें वर्क डन ज़्यादा गैस करे, अगर हम ये चाहते हैं तो हम लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोगों को ये वाली बात जो है बहुत काम में आएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चैप्टर के अंदर। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आई होप सबको मालूम होगा इनका डेफिनेशन। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो
ये तो थे डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन सबको मालूम होती है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। ओके, सबसे पहला यहाँ पे मैंने लिखा है रेजिस्टेंस को। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझना चाहें रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, कोई ट्यूब है, यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को कह लो या फिर किसी और पार्टिकल को कह लो मूव करना है। ओके, इधर से मूव करना है, तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल तो यहाँ पे है नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अकेला ये है नहीं है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे क्या हो जाएगी, इसका कोलिजन हो जाएगा, तो उसकी वजह से इसके पाथ में हिंड्रेंस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचना है, लेकिन ये कोलिजन्स की वजह से बहुत देर तक यहाँ से पहुँचेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो जितना लंबा लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा उसको टकराने वाले मॉलिक्यूल्स रास्ते में मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। एंड अगर हम लोग इस एरिया को बढ़ा दें तो इधर अगर मॉलिक्यूल है तो उधर से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो अब जो हमारा ये डिपेंड करता है ना कि हम लोग और सच, और एक बात रह गई यहाँ पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ही तो क्या होता है, मैटर होता है, सिस्टम में कितना मैटर है, ये चीज़ रेजिस्टेंस जो है उस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि कितना मैटर उसके अंदर है। क्योंकि अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, एरिया एंड लेंथ। तो एज ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एंड अगर हम लोग सेकेंडली बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस, अगर हम लोग लेंथ को फिक्स कर दें, एरिया को भी फिक्स कर दें, तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो एक पर्टिकुलर लेंथ में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इट नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन लेंथ, एरिया और कंसंट्रेशन। सो resistivity depends upon nature of substance present in the system. It doesn't depend upon the quantity of matter contained in the system. So resistivity is intensive property and resistance is extensive property. I hope समझ आया। And length is extensive property. Okay, and एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम लोग किसी भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या कर दें, अगर हम किसी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ओके, अब देखिए जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये क्या है, कोई एक ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास स्लैब है, एक बड़ा ग्लास स्लैब है। अब लाइट ने रिफ्रैक्शन करनी है, इधर से भी रिफ्रैक्शन करनी है, पर रिफ्रैक्शन की जो अमाउंट है वो सेम होती है, चाहे हम लोग छोटा ग्लास स्लैब लें या फिर बड़ा ग्लास स्लैब लें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट म्यू क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, एंड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हमारा रेजिस्टिविटी का मैंने एक्सप्लेन किया कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस का एक फिक्स वैल्यू है, तो रेजिस्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वैसे ही जो डेंसिटी है विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो हमारा मास है वो फिक्स होता है हर एक सब्सटेंस का। डेंसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, पर एक सब्सटेंस के लिए तो सेम होती है ना। मतलब वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर तो डिपेंड कर रहा है, पर वो डिपेंड नहीं कर रहा कि उस जो हम लोगों ने सब्सटेंस लिया है वो कितनी क्वांटिटी में है उसके अंदर। ठीक है, तो डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स भी हैं उनका तो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कितना मटेरियल, कितना मैटर की क्वांटिटी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, चाहे हम लोग मतलब हम लोगों ने एक उसका टेम्परेचर फिक्स किया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग अगर पूरा ग्लास भर के पानी ले लें जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हम लोग थोड़ा सा पानी अलग निकाल के देख लें तो उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड प्रेशर, हर एक गैस का प्रेशर अलग होता है। आई होप सबको पता होगा, हर एक गैस का प्रेशर अलग अलग होता है। तो प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड मास वेट, ये तो आप लोगों को सबको आई थिंक मालूम ही होगा कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन मैटर कंटेन्ड इन इट। नेक्स्ट जो हमारे थर्मोडाइनमिक फंक्शंस है यू, जी, एच, ए, एस, ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, डिपेंड करते हैं कि हम लोगों ने मैटर कितना लिया हुआ है। एंड हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। ओके, तो जो हमारे ये थर्मोडाइनमिक फंक्शंस हैं या फिर कोई और क्वांटिटी है, अगर हम लोग उनके अमाउंट को स्पेसिफाई कर दें, जैसे हम लोगों ने डेंसिटी को किया था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर रेजिस्टिविटी को किया था, तो अगर हम इन वैल्यूज़ की स्पेसिफिक टर्म्स लें या फिर मोलर टर्म्स लें, वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। क्योंकि एक मोल के लिए अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू की बात करें वो हमेशा फिक्स रहेगी और स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी इन सबकी फिक्स रहेगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन नहीं, नेक्स्ट इज ये यू एम, एच एम, जी एम। यू एम इज मोलर इंटरनल एनर्जी, ऐसे ही ये इन सबका मैंने लिखा है। और एस का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ऐसे इन सब की स्पेसिफिक वाली टर्म्स एंड इन सब की मोलर वाली टर्म्स, सबके सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। So to watch more videos, stay tuned with the channel and thank you so much for watching.